दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 जून 2020 और आज के हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट या निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। आइए आज की बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हाल ही में एनडीए सरकार का जो सेकंड टेन्योर था उसका 1 साल पूरा हुआ और दूसरे साल में प्रवेश की है। तो उसके द्वारा नए यानी दूसरे साल में प्रवेश करने को उपलक्ष्य में कई कहा जाए स्कीम का शुभारंभ किया गया। तो उन्हीं स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, इसी को हिंदी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के नाम से जाना जाता। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसी को ऐतिहासिक स्कीम बताया गया, हिस्टोरिकल स्कीम के नाम से इसे जाना गया। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि। प्रधानमंत्री स्वनिधि। तो हम समझ लेते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि है क्या। तो प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि इसी को कहा गया। तो पी से प्राइम और प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री हो गया, और यस से आपका स्ट्रीट हो गया, वी से आपका वेंडर्स हो गया, उसके बाद ए से आपका आत्मनिर्भर हो गया, और निधि आपका हाई है। यानी पीएम स्वनिधि फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट माने गली में जो बेचने वाले वेंडर्स होते, फेरी वाले होते हैं, उन्हीं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फंडिंग इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय दे देगा। अगर आप अच्छे नहीं समझे हो तो आपको लगेगा कि ये आपका मंत्रालय कैसे हो सकता, लेकिन रियलिटी यही है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं पे जान लेते हैं। तो गली गली में फेरी वाले जो सामान ठेली यानी आप देखते हो ठेले पे या रोड के किनारे सब्जी लगा के छोटे दुकानदार अपना धंधा चलाते हैं, तो उन्हीं को चूँकि इनके पास किसी प्रकार का बंधक रखने के पास बैंक के पास नहीं होता है, गारंटी रखने के लिए किसी प्रकार का कोई मोर्टेज नहीं होता, तो इसीलिए इनको क्या किया गया कि जो रेहड़ी विक्रेता हैं, रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर लोन मिले, कर्ज मिले, तो रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए क्या किया गया? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार यह माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। या सूक्ष्म साख सुविधा योजना है, माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, जो छोटे मोटे यानी अपना आजीविका चलाने के लिए ठेलों पर गांव-गांव जाकर फेरी वाले या रोड के किनारे सब्जियां बेचते हैं, दुकान लगाते हैं, तो उन सब की आजीविका, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव उन पर बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है, तो इसीलिए वो फिर से कार्य शुरू करें, उनका उद्योग धंधा चौपट हो गया, तो इसीलिए फिर से कार्य शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगर बात करें इसमें तो आपका वेंडर शामिल, हॉकर शामिल, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले जो फल लगाते हैं ठेले पे आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार या प्री व मेंस ऐसे क्वेश्चन स्कीम से या निधि से प्री व मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे आपके, और निबंध में जब भी निबंध आत्मनिर्भर भारत अभियान आपका एक निबंध का टॉपिक बन सकता, निबंध आए तो ऐसे पॉइंट जरूर आप उसमें एक डायमेंशन इन लोगों का लेके जाइए, और वहाँ पर आप ये दिखाओगे कि आत्मनिर्भर भारत
बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किया, तो पीछे जितने पैकेज की अनाउंसमेंट हुई तो उसको आप जिक्र करोगे ही, लेकिन इसका भी जिक्र करोगे और ये ऐसा पॉइंट होगा जो आपका सबसे अलग और हटके होगा। तो आपका इसके बारे में जो पीआईबी में क्या उल्लेख था उसको हम समझ लेते। तो आखिरकार यह निधि यानी पीएम स्वनिधि जो नाम दिया गया ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसे कहा गया पीआईबी में या पहली बार इतिहास में इस प्रकार की स्कीम लॉन्च की गई, तो इस प्रकार यह पहली ऐतिहासिक योजना है। अगर कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, यह पहली ऐतिहासिक योजना है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि चाहे शहर हो या गांव हो, उनके आसपास जो रोड के किनारे माल बेचने वाले विक्रेता होते हैं वो शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं। शहरी आजीविका यानी अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम के बेनिफिशरीज बन गए हैं, लाभार्थी बन गए हैं। इनमें किया क्या जाएगा, जो ठेले वाले हैं, वेंडर्स हैं, हाकर्स हैं जो ऊपर बताए, और आपका ठेले वाले फल बेचते वो सब हैं, उनको 10,000 रुपये की कार्यशील का मतलब हुआ उनके उद्योग धंधा बराबर चलते रहें तो कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ वो उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्यशील पूंजी ऋण का यानी लोन इनको दिया जाएगा और ऋण की समय पर वापसी अगर कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा 7% जितना आपका इनका लोन लेंगे 10,000 रुपये जो इंटरेस्ट रेट होगा, अगर इस समय पर पैसा वापस कर देते हैं तो इन्हें सब्सिडी भी 7% की दी जाएगी। और यह सब्सिडी कोई बीच में मध्यस्थ या इंटरमीडियरी के बीच नहीं, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सीधे बैंक खाते में होगी और 6 मासिक आधार पर यह प्रदान की जाएगी। तो पहला इसीलिए इसे बताया गया, यह आपका कौन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि ये प्रकार की अब आपका क्लियर हो गया होगा, पहली ऐतिहासिक योजना है। दूसरा क्या कहा गया उसको हम समझ लेते हैं। दूसरा इस स्कीम को कहा गया कि यह सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्रभावी वितरण नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक जो छोटे मोटे ये आपके वेंडर्स और हाकर्स ये सब हैं, इनको फल वाले हैं जो ठेले पर फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते, इनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इनकी पहचान कैसे की जाएगी, यानी इनको लाभ कैसे मिलेगा, डायरेक्ट इनके खातों में पैसा जाएगा। और पारदर्शिता के लिए इनका एम्पावरमेंट तभी होगा जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें कि बीच में जो अपारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार के चांसेज अवसर हैं उनको समाप्त कर दें। तो उसको समाप्त करने के लिए हमारे पास जो वर्तमान समय में टूल है वो टेक्नोलॉजी है। तो प्रभावी वितरण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी की दृष्टि के अनुरूप इस योजना को एंड टू एंड का मतलब हुआ कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ इसका मिलना चाहिए, यानी जिसके लिए एक टारगेट करके, एक मान लो कि आपका मंत्रालय है, मंत्रालय से आपका मान लेते हैं महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसी को हम शॉर्टकट में अपनी भाषा में महुआ बोलते हैं तो याद रहता। तो ये महुआ के द्वारा मान लो इस स्कीम को प्रधानमंत्री स्वनिधि चली गई, तो इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट है जो वेंडर्स हैं, हाकर्स हैं, फेरी वाले हैं, इनको 10,000 रुपये कर्ज के रूप में उपलब्ध हो, माइक्रो फाइनेंसिंग इनकी हो। लेकिन बीच में अब पता चला कि बीच चौलिए पैसा खा गए, इन तक पैसा नहीं पहुंचा, तो ये एंड टू एंड समाधान सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड टू एंड सॉल्यूशन का मतलब हुआ यहाँ से पैसा भेजा गया तो इन तक जो ये फेरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ज़रूरतमंद हैं, इन तक नीडी पर्सन तक पैसा पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने बता दिया प्रभावी वितरण एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी की दृष्टि के अनुरूप इस योजना को एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ संचालित करने के लिए क्या क्या किया गया है, तो वेब पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। कई प्रकार के मोबाइल ऐप हैं जिससे मॉनिटरिंग की जाएगी, तो वेब पोर्टल मोबाइल ऐप के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अगर वेब पोर्टल मोबाइल ऐप एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा तो ये कहाँ से आएगा, तो पहले से हमारे पास यानी सिडबी जो बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की फुल फॉर्म है। इसके द्वारा उद्यमी मित्र पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। उसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का एक पोर्टल है, इसी को पैसा पोर्टल के नाम से जाना जाता। तो दो क्वेश्चन ये अलग से बन गए, आईएएस या पीसीएस मैचिंग में दिया जा सकता। तो सिडबी के द्वारा उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा पैसा पोर्टल लॉन्च किया गया। इन उद्यमी मित्र पोर्टल व पैसा पोर्टल के साथ जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसको इंटीग्रेट यानी एकीकृत किया जाएगा। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। क्यों किया जाएगा? ताकि ब्याज सब्सिडी को स्वचालित तरीके से ऑटोमेटेड रूट से नियंत्रित व नियमित किया जा सके और नीडी पर्सन तक सब्सिडी यानी पहुंचाई जा सके। तीसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो कैश लेन देन होता है वो कम होगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो रोड पर बेचने वालों को मासिक नकदी वापसी के जरिए जो डिजिटल लेन देन को, अभी तक क्या नगद में आप कोई जाते थे तो उनके पास कोई खाता अकाउंट सब नहीं होता था, तो बेचारे अनऑर्गेनाइज्ड होते थे, इनका इंस्टीट्यूशनल संस्था का ऋण तक पहुंच नहीं होती थी। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जब होगा तो इसमें भी आपका क्या, एक तो अपने आप को एडाप्टेबल बना पाएंगे, अनुकूल इसमें ढाल सकेंगे, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन भी प्रोत्साहन मिलेगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाम लगेगी। तो 3 लाभ आपको बता चुके, यानी इससे क्या उद्देश्य पूरा होगा। तो पहली ऐतिहासिक योजना है और दूसरा हमने क्या बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए हमने बताया सिडबी का उद्यमी मित्र पोर्टल है और आपका महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का पैसा पोर्टल उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि ब्याज सब्सिडी को स्वचालित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। तीसरा हमने कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन, इससे प्रमोट होगा। और चौथा जो पॉइंट है, मेंस का क्वेश्चन आप सीधे बन सकता, क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग पर मेन फोकस किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों और कई स्कीम चल रही, उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, जिनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसके 2 पार्ट हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना एक ग्रामीण की और एक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता। तो राज्य सरकारों दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके बाद शहरी स्थानीय निकाय, इसी को अर्बन लोकल जो पंचायती राज आप जानते हो 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से इनको स्थापित किया गया, तो वो आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो शहरी और स्थानीय निकाय इसमें जो हैं अर्बन लोकल बॉडीज है, सिडबी आपका आई चुका, देख ही चुके हो, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, उसके बाद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी आपका एटीएम होते उनका भी आपका इम्प्लीमेंटिंग कौन एजेंसी है, एनपीसीआई है। इससे क्वेश्चन आईएएस 2017 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। जो डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स का मतलब हुआ जो डिजिटल पेमेंट में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती तो उसको सुलझाने का काम करते, उन्हीं को डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स कहा जाता है। कि राज्य मिशन के साथ यानी जो स्टेट मिशन है उसके साथ मिलकर जितने भी आपकी हितधारक स्टेक होल्डर्स हैं और ध्यान दीजिएगा क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपका, चूँकि सभी लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में अपने आप को एडाप्टेबल या अनुकूलित नहीं पाते, तो इसके लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किया गया। और ये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ये जून से फिर से आपका पूरे जोर शोर से जो जून चल रहा पूरे देश में शुभारंभ करेगा और जुलाई के महीने
में ऋण देना शुरू हो जाएगा। पहले उनको बताया जाएगा, तब तक, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोग इसके बारे में यानी नहीं जान पाएंगे, तब तक इसको सफल स्कीम को या निधि को नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जय किसान की भावना का उभार इसमें देखने को मिला। तो अगला पॉइंट हो गया जय किसान की भावना का उभार। ये पॉइंट जरूर आप लिख के आइए। जय जवान जय किसान आप देखते हो, क्योंकि किसानों को जब तक बहुत अच्छे से यानी फोकस नहीं किया जाता, तब तक आपका यानी क्या है, यानी भारत का आज भी अधिकांश जनसंख्या कहा जाए का हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला किसान है, और अधिकांश जनसंख्या खेती कार्यों में संलग्न या लगी हुई है। तो खरीफ सीजन 2020-21 के लिए सरकार ने उत्पादन की लागत को कम से कम कहा, और अभी MSP भी हम देखेंगे, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, उसमें भी 1.5 गुना की वृद्धि के साथ तय किया गया। तो उसका भी MSP को तय करने का वादा निभाया है। और यह ध्यान दीजिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी CACPC को कहा जाता, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 2020-21 की जो खरीफ फसल होती हैं, 14 फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में 3 लाख तक सभी अल्पकालिक ऋणों के पुनर्भुगतान तिथि को कब तक ये आगे इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप जानते हो, कृषि उससे संबंधित एक्टिविटी जो होती है, उनमें 3 लाख रुपए तक क्या किया जाता, कर्ज उपलब्ध कराया जाता। और यह ध्यान दीजिए अल्पकालिक होता, लेकिन इसे यानी अगस्त, 8वां महीना अगस्त का होता है, 31 अगस्त 2020 तक इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि किसान किसी प्रकार का यानी पुनर्भुगतान करने में उनको किसी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। किसानों की इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन, जो उनकी ब्याज माफ़ी की योजना होती है, और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी मिलेगा। अगर जल्दी कोई पैसा कर्ज लिया था उसका भुगतान करता है तो उसका लाभ दिया जाएगा। ऐसे अल्पकालिक कृषि ऋण जिनका भुगतान 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच ड्यू है, यानी इसके बीच किया जाना है, उन्हें बैंकों से ध्यान दीजिएगा 2% का क्या मिलेगा, ब्याज सबवेंशन, यानी 2% उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा 3% वो शीघ्र भुगतान कर रहे हैं तो उनका इंसेंटिव भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 5% का फ़ायदा मिलने वाला है। कितने परसेंट का फ़ायदा मिलने वाला, 5% का मिलने वाला। 2% इनको क्या ब्याज, अगर आप 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 का ड्यू डेट है, अल्पकालिक कर्ज लिए थे, इसमें आपका पैसा बकाया अगर भुगतान करते हो तो 5% आपका नेट यानी फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये आपका अगला ये परिवर्तन किया गया, तो इसके यानी अनाउंसमेंट किया गया। और सबसे अन्य चीज़ों को हम देख लेते हैं और क्या अनाउंसमेंट हुआ है। तो अब वो स्कीम ख़त्म हो गई, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, स्कीम की विशेषताएं यहाँ से ख़त्म हो गई। ये वाला जो लास्ट वाला बताए कि ये आपका जुलाई से ऋण देना शुरू हो जाएगा, वो किसान स्वनिधि योजना, वहाँ से काम ख़त्म हो गया। ये अगली अनाउंसमेंट हुई है जय किसान की भावना का उभार, तो ये नया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन किया गया। अगला क्या किया गया, MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इसी को कहा जाता, इसकी परिभाषा में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है। परिभाषा में अमेंडमेंट किया गया, तो इनकी परिभाषा पहले अलग थी। तो आप जानते हो कि भारत का लगभग असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र 90% के ऊपर है, और इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसी को अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता। तो इसमें परिभाषा का यानी कहा जाए कि उसका विस्तारीकरण किया गया, विशदीकरण किया गया, व्यापक बनाया गया है। तो इसमें अब पहला तो यही है, 2006 में आपका पार्लियामेंट का एक अधिनियम से MSME को स्थापित किया गया था। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज समझ लेते हैं, तो इसमें माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण व सर्विस यूनिट दोनों को शामिल किया गया। तो आपको अभी तुरंत याद करवा देंगे। तो पहले इसमें इन्वेस्टमेंट निवेश देखा जाता था, अब इस बार 2 चीज़ों को शामिल किया गया, निवेश व टर्नओवर, दोनों पर ध्यान में रखकर यानी विचार किया जाएगा। तो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यूनिट 2 इसमें शामिल है, एक मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और दूसरा सर्विस यूनिट, दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, निवेश आपका हमेशा कम होगा जबकि कारोबार ज़्यादा होगा, इसी को टर्नओवर कहा जाता। तो माइक्रो का मतलब बिल्कुल छोटा वाला, तो छोटा वाले में निवेश 1 करोड़ तक और 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार आपका है, तो किस में आएगा, माइक्रो
मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस यूनिट के अंतर्गत आएगा। तो ये को 5 करोड़, 1 करोड़ का अगर निवेश आप करते हो या 5 करोड़ का कारोबार करते हो तो किस प्रकार का ये उद्यम आपका होगा या किस प्रकार का एंटरप्राइज होगा, तो हमने कहा वो माइक्रो होगा। अब स्मॉल यानी इससे क्या है, माइक्रो सबसे छोटा, इससे कुछ बड़ा, तो बड़ा वाला आपका क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल में आपको कुछ करना नहीं, हमने कहा 1 5 याद रखो, 0 इसमें क्या कर देना, टिपका देना है, 0 ऐड कर देना। तो 1 के पीछे 0 लगाओगे 10 करोड़ हो जाएगा, 5 के पीछे 0 लगाओगे 5 यानी 50 करोड़ हो जाएगा। तो 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का कारोबार किसके अंतर्गत आएगा, स्मॉल के अंतर्गत आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका मीडियम। तो मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत अब ध्यान दीजिएगा, उसी को जो पीछे का इसमें एक नया परिवर्तन किया गया अभी हाल ही में, उसकी भी बात करेंगे। 13 मई 2020 के पहले कंडीशन ये थी जो अब बताने जा रहे हैं, और वर्तमान समय में क्या होगी वो भी बताएंगे। तो हमने कहा कि जो बीच वाला है 10 और हमने कहा था 0 लगाना था, 50 था, तो इसी को डबलिंग कर दो। तो डबलिंग करोगे 10 का कितना हो जाएगा 20, यानी 20 करोड़ का निवेश और इसका 50 का तो डबलिंग करोगे तो 100 करोड़, 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का कारोबार ये मीडियम के अंतर्गत आता था। लेकिन इससे कई लोगों ने जो उद्यमी थे, कारोबारी थे, उन्होंने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की और इसे और व्यापक बनाया गया। तो क्या व्यापक बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। ये 13 मई 2020 के बाद अब वर्तमान समय में ये ध्यान रखना, इसमें क्या किया गया, यानी 50 करोड़ का निवेश, ध्यान दीजिएगा, 50 करोड़ का निवेश, तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना तो 250, 25 यानी 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का कारोबार किसके अंतर्गत आएगा, मीडियम एंटरप्राइज या मध्यम उद्यम के अंतर्गत आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा और इसे ध्यान से याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। आगे आइए, निर्यात की बात करें तो निर्यात में कारोबार को काउंट नहीं किया जाएगा। वो किसी भी प्रकार अगर आप निर्यात कर रहे हो तो उसमें कारोबार टर्नओवर आपका कितना, केवल इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, जबकि टर्नओवर कवर उसमें काउंट नहीं होगा। चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे आपका लघु हो, चाहे आपका मध्यम उद्यम हो, किसी में भी टर्नओवर काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपका अगली न्यूज़ पीआईबी में क्या की थी, ये पीआईबी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 25 साल पूरे हुए, तो इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो इसी को लेकर के चर्चा थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज, इसी को इंग्लिश में कहा जाता। तो इसकी स्थापना 1996 में 1996 में कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी। तो 25 साल अभी पूरा हुए। तो मैचिंग में दे देगा कई यूनिवर्सिटियाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बेंगलुरु में है। अगला देखते हैं, अगली क्या न्यूज में थी, तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कई प्रकार की कैबिनेट कमेटी होती है, उन कैबिनेट कमेटी के द्वारा कई प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में आपका मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनाउंसमेंट हुआ और उसमें जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि मिनिमम सपोर्टिव प्राइस में हम क्या करेंगे, 1.5 गुना की वृद्धि करेंगे, वैसा वादा पूरा करता सरकार का दिखाई दे रहा है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पूछा जाए आर्थिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है, तब आंसर आपका ये हो जाएगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको इंग्लिश में बोलते, इसके द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है। और किसकी सिफारिश पे, तो हमने कहा था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, वो सिफारिश करता है। और अनाउंसमेंट कौन करता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनाउंसमेंट करती। तो 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए मिनिमम सपोर्टिव प्राइस की वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है। और इनमें
सर्वोच्च वृद्धि जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य में दिखाई देती है, तो उनमें आपका इंडिया ईयर बुक वाले सीरीज में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कौन कौन फसलें इसमें शामिल की जाती। तो सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड एक प्रकार का तिलहन वैरायटी के अंतर्गत आता, तो नाइजर सीड में 755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि की गई है, तो ध्यान रखिएगा। फिर वही तिल दूसरा है 370 रुपये की वृद्धि की गई। तो सर्वाधिक वृद्धि पूछा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई है, नाइजर सीड में, और कितनी, 755 रुपये की। दूसरे नंबर पे कौन है, तिल 370 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द की बात करें तो 300 रुपये प्रति क्विंटल। अगला कपास 350 यानी 275 रुपये, 350 का मतलब हुआ 275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि की गई। तो हाईएस्ट जो वृद्धि हुई वो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर से 2018 यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन पूछ चुका है। क्योंकि इस बार कोविड का प्रभाव है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता कि हम जाने सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड की 755, तिल की समझी चुके हो 370, तो 370 तिल में 370 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द में 300, कपास में 275 रुपये की वृद्धि की गई है। एक बार फिर से रिपीट करते, नाइजर सीड में 755 रुपये, उसके बाद तिल में अब याद हो गया होगा 370 धारा भी जम्मू कश्मीर से हटी, तो तिल कोई भी आप लॉजिक लगा लीजिए, तो याद रहे आपको क्या करना, याद रखना है। तो नाइजर सीड 755 रुपये, तिल 370, और उसके बाद उड़द 300, कपास 350 की प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि इस बार की गई। अगर अन्य बात करें तो जो बता रहे हैं इसमें वैसे हम सारे लिख दिए हैं, लेकिन जो बता रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये धान सामान्य, ये जरूर, और आपका कई ग्रेड है तो आपको वो नहीं पूछेगा सामान्य धान का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस कितना खरीफ फसल के लिए घोषित किया गया, तो 1868 रुपये। कितना, 1868 रुपये, बिल्कुल रट लेना इसको, 1868 रुपये घोषित किया गया। 1888 यानी 1888, ये आपका धान जो ग्रेड ए का होता है उसका मूल्य ज़्यादा होगा, अच्छी क्वालिटी का होता, तो धान सामान जो होता 1868 रुपये, बिल्कुल याद हो गया होगा। तो 1868 रुपया सामान्य धान के लिए इसका, यानी 1 किलो धान 18 रुपये का मिलेगा। ऐसे आप 18 रुपये 68 पैसे में, तो ऐसे ध्यान लगा सकते हो। तो आपका उसके बाद धान ग्रेड ए 1888 रुपये। ज्वार सस्ता होता लेकिन तब भी इतना सस्ता नहीं है कि बिल्कुल सस्ता हो, तो ज्वार 2620 रुपये। और ज्वार दो प्रकार का होता है, एक ज्वार हाइब्रिड होता है, एक ज्वार मालदंडी होता। तो ज्वार हाइब्रिड और ज्वार मालदंडी अच्छी क्वालिटी का होता तो उसका कुछ आपका मूल्य ज़्यादा होगा, तो 2640 रुपये, और ज्वार हाइब्रिड का 2620 रुपये का गैप है। तो ये आपका अनाउंसमेंट हुआ है। अगला देख लेते हैं, बाजरा पे बात विचार करते, तो जाहिर सी बात ज्वार से बाजरा का कीमत कम होता, तो 2150 रुपये बाजरा का है। बाजरा के बाद रागी कर्नाटक साउथ में बहुत होती, तो रागी की कितनी है, 3295 रुपये है। अब आते हैं मक्का की, मक्का की 1850 रुपये, मक्का की, रागी की 3295 है, मक्का की 1850 रुपये है। अरहर की बात करें, अरहर की 6000 है, अरहर की 6000 है। तो मक्का कितना, 1850 रुपये घोषित किया गया है। अरहर 6000। मूंग और महंगी है, 7196 रुपये, मूंग की 7196 रुपये। उड़द की बात करें तो उड़द और आपका अरहर दोनों 6000 रुपया है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की 5275 रुपये, यानी 25 कम 5300 रुपये मूंगफली का है। सूरजमुखी बीज की बात करें तो सूरजमुखी एक पीला वाला होता है, एक बीज होता, तो सूरजमुखी बीज की बात करें तो ये कितना है, ये महंगा है सूरजमुखी बीज वाला, यानी 5885 5885 रुपये। जबकि सोयाबीन, ये सूरजमुखी है और अगला सोयाबीन पीला, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सोयाबीन पीला ये आपका 3880 रुपया है। तिल की बात करें तो 6855 रुपया है। नाइजर सीड आपका 6695 रुपया है। उसके बाद कपास दो प्रकार के होते, एक कपास मध्यम रेशा, एक कपास लंबा रेशा। तो कपास वाला यानी 5515 और लंबा रेशा ज़्यादा होगा, तो ये कितना है, 5825 रुपये अनाउंसमेंट किया गया। तो आपके जो मेजर चीज़ें इसमें आपकी
2-3 बार इसको देख लेना, अपने हिसाब से याद कर लेना। इसके बाद अगला जो आपका है ये काम का है एमएसएमई, फिर ये आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी पोर्टल का नाम क्या नाम दिया गया? चैंपियंस। चैंपियंस, चैंपियंस नामक पोर्टल। चैंपियंस नामक पोर्टल प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपका है क्या? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है टू एम्पावर किसको करेगा? एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज किसे कहा जाता है, ऊपर इसके डेफिनेशन में परिवर्तन हुआ तो बता ही चुके हैं। और चैंपियन की फुल फॉर्म की बात करें तो सी से होगा क्रिएशन एंड, और एच से होगा हारमोनियस, ए से आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ, एम से होगा मॉडर्न, पी से होगा प्रोसेस फॉर, और ई से होगा इंक्रीजिंग द, और ओ से होगा आउटपुट, एंड एन एस से होगा नेशनल स्ट्रेंथ। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म पता तो आपका अपने आप याद हो गया होगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन यानी कि क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस एमपी का मतलब मॉडर्न प्रोसेस फॉर, और किसके लिए? इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। फुल फॉर्म एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो चैंपियंस की फुल फॉर्म क्या है तो आपका क्लियर हो गया होगा, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसकी फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के लिए और या एक रियल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रियल वन स्टॉप का मतलब एक ही दुकान पर एक ही जगह हर एक चीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और इसे एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और या आईसीटी, ध्यान दीजिएगा, प्री मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आईसीटी बेस्ड सिस्टम है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से को कहा जाता। तो आईसीटी बेस्ड ये आपका सिस्टम है। उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो आपका ग्रीवेंस हैं, रिड्रेसल यानी ग्रीवेंस का मतलब शिकायत, या किसी प्रकार का आपकी कोई शिकवा है या किसी प्रकार की आपको शिकायत है तो उसका निपटान इसके माध्यम से आसानी से चैंपियंस पोर्टल्स के माध्यम से किया जाएगा, और भारत को विश्व में चैंपियन के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो पहला इसके माध्यम से ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा? तो वित्त यानी फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, श्रम, लेबर, विनियामक अनुमति, रेगुलेटरी परमिशन इत्यादि को क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो एमएसएमई सेक्टर है इसको किसी प्रकार की वित्त से रिलेटेड कोई समस्या है, या कच्चा माल रॉ मटेरियल से, या श्रम, या किसी प्रकार की उसके कानून से रिलेटेड कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो इसके माध्यम से शिकायत समाधान होगा। दूसरा, न्यू अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर को हेल्प करेगा, यानी नए नए अवसर हैं उसको कैसे इसमें प्रवेश कराया जाए उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। और इसके लिए मेडिकल उपकरण जो इक्विपमेंट हैं वह एक्सेसरीज है, और मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं मेडिकल उपकरण, उसमें आप देखते हो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इसके मास्क इत्यादि के क्षेत्र में एक काम करेगा। इसके अलावा जो आइडेंटिफाई करेगा या और इनकरेज करेगा स्पार्क्स को क्या करेगा? आइडेंटिफाई और इनकरेज करेगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी पैक कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आधारित है। टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है। तो ये आपका पॉइंट जरूर आना चाहिए। चैंपियंस जो है टेक्नोलॉजी पैक्ड
कंट्रोल। पहले कंट्रोल ही कंट्रोल रूम ही किया जाता था। अब इसमें एक नया कंट्रोल रूम का मतलब एक कमरे में बैठ करके वहीं से आपका सारा दिशा निर्देश करते थे और मैनेजमेंट का काम कोई नहीं हो पाता था, शिकायत का निपटान नहीं हो पाता था। तो उसको भी अब ध्यान दिया जाएगा। उसमें टेक्नोलॉजी से लैस इसको किया गया, इसीलिए पैक्ड कहा गया। टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम। और कंट्रोल रूम कहाँ? कम का मतलब साह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस पर आधारित है। अगला हम देख लेते हैं इसी में आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स का मतलब इसमें प्रयोग किया जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल, जो उपकरण होते जिनमें टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो सिस्टम होगा उसे सक्षम बनाया गया। एआई का मतलब इसको अच्छे जान लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता। जब मशीनें यानी जो रोबोटिक्स या जितनी भी आपकी मशीनरी है या मानव की तरह सोचने लगे, समझने लगे, तर्क विचार करने लगे, तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता। यानी एक ऐसा सिस्टम जो मानव की भांति व्यवहार करने लगे, सोचने, बोलने, तर्क करने की क्षमता उसमें मशीन में डाल दी जाए, तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। तो इसको आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम बनाया गया। डेटा एनालिटिक्स किया जाएगा, डेटा विश्लेषण किया जाएगा और मशीन लर्निंग का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो आपका एआई, डेटा एनालिटिक्स व मशीन लर्निंग इत्यादि टेक्नोलॉजी से भी ये लैस है। आगे देखिएगा और क्या विशेषताएं हैं। इट इज़ आल्सो फुली इंटीग्रेटेड, इसको पूरी तरीके से एकीकृत किया गया ऑन रियल टाइम बेसिस। यानी रियल टाइम का मतलब हुआ जैसी परिस्थिति है तात्कालिक आपका अप टू डेट इसी को कहा जाता। और क्योंकि ग्रीवियंस, जब तक शिकायत का समाधान नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट का जो मेन शिकायत यानी पोर्टल है, इसी को सीपी ग्राम्स के नाम से जाना जाता है। और एमएसएमई के जो कई वेबसाइट हैं जो शिकायत का निपटान करते हैं, उसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे इसको ऐड किया गया, इंटीग्रेट किया गया है पूरी तरीके से। तो ये चैंपियंस पोर्टल वास्तविक रूप में भारत को चैंपियन अवश्य बनाएगा। अन्य विशेषताओं की बात करें तो नेटवर्क ऑफ कंट्रोल रूम इज क्रिएटेड इन हब एंड स्पोक मॉडल। जो आपका नेटवर्क ऑफ कंट्रोल रूम है वो हब एंड स्पोक मॉडल पे आधारित है। और इसका मेन हब एंड स्पोक, हब का मतलब आप जैसे आप देखते हो ये आपका ये हब होता है। आप पहिया जरूर देखे होंगे साइकिल का, तो इसमें बहुत सारी क्या लगी होती, तीलियाँ लगी होती है ऐसे, इसके चारों तरफ धुरा इसी को कहते हैं। ये मेन वाला हब हो गया तीलियों के सहारे। तो मेन इसका हब होगा जो कंट्रोल रूम। हमने कहा कि ये क्या है, यानी पीछे हमने बताया कंट्रोल पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने पीछे बताया था, ये सिस्टम पे आधारित है। तो ये हब और ये जो कंट्रोल रूम है, ये नेटवर्क ऑफ कंट्रोल रूम, ये किस मॉडल पे यानी इसे विकसित किया गया। तो हब एंड स्पोक मॉडल कहने का मतलब हुआ एक इसका हब होगा जो नई दिल्ली में स्थित होगा, और जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसका जो ऑफिस है उसका सचिवालय नई दिल्ली में है। तो ये स्पोक यानी हब का काम करेगा। इसके अन्य जो रीजनल सेंटर हैं इसी से इंटीग्रेट किया जाएगा और यही मेन हब से 24 घंटे 24/7 यानी निगरानी मॉनिटरिंग की जा सकेगी और रियल टाइम बेसिस पे ग्रीवेंस को एड्रेस किया जा सकेगा। अब आपको हब एंड स्पोक मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क ऑफ कंट्रोल रूम है क्या और ये कैसे काम करेगा, हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। तो ये चैंपियंस इस मॉडल पे आधारित है। ये आपका अब ख़त्म हुआ और आपको हमें उम्मीद है ये आपका पूरा समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी प्री और मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो चैंपियंस पोर्टल हो चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात हो, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं काम का फिर है खेलो इंडिया ई पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला, खेलो इंडिया जानते हो खेलने के लिए है,
यानी प्लेयर एथलीट जो होते हैं उनको प्रमोट किया जाए। ई पाठशाला का मतलब हुआ, जाहिर सी बात अब आपके माइंड में आ गया होगा, ई लगाई का मतलब हुआ ऑनलाइन मोड में उनको यानी क्या किया जाएगा, सीखने समझने की अवसर प्रदान किया जाएगा। तो उद्देश्य इसका क्या है, टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग इनको दी जाएगी और एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी। किसको, टू एथलीट यानी धावक को, लिविंग इन फार ऑफ एरियाज जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको अच्छी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती, खेलकूद के सामान नहीं मिल पाते, तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो यह लॉन्च किया गया साई का मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और किसकी मदद ली गई है, यानी इसी को नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन कहा जाता। तो नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन के सहयोग से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे मिल करके लॉन्च किया गया है। इसमें कितने विषय शामिल किए गए, तो 31 स्पोर्ट्स से जो डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको इसमें शामिल किया गया, जिसमें एथलेटिक्स है, आर्चरी है, धनुष तीर वाला है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हॉकी, जूडो कायाकिंग है, कुनोइंग है, कबड्डी है, उसके बाद पैरा गेम्स हैं, रोइंग के बाद शूटिंग है, टास्क वंडो हैं, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, रेस्टलिंग है एंड बुसू है। ये बुसू खेल आप देखिएगा नेट पे क्या है, तो आपको 21 इसमें खेलों को शामिल किया गया। अब बात यहाँ आई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है। अगला हम देख लेते हैं चक्रवात निसर्ग। आपने इसके पहले एम्फान चक्रवात 2020 का उत्तरी हिंद महासागर में आने वाला पहला चक्रवात, और कहा जाए कि जो 64 की लिस्ट जारी की गई थी उनमें अंतिम चक्रवात एम्फान था। अब हमने एक दिन डिस्कस किया था 13 देश हैं, 169 नाम सुझाए गए हैं। तो अब जो चक्रवात आएगा उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में, उनमें आपका 169 नाम बारी बारी से, इसमें 13 देश शामिल, उनके द्वारा नामकरण चक्रवातों का किया जाएगा। तो एक चक्रवात फिर से दस्तक दे रहा है और यह अरब सागर में इस बार पैदा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका भारत है तो ये अरब सागर है, और इधर मुंबई बॉम्बे सबसे ज़्यादा हिट करेगा, गुजरात, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु या इत्यादि क्षेत्रों में ये प्रभावित करने वाला है। तो मेजर ये आपका पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र है, केरल, गोवा, गुजरात, इसको सबसे ज़्यादा हिट करेगा। तो इसी चक्रवात का नाम क्या दिया गया, तो ये साइक्लोन यानी आपका निसर्ग इसका नाम दिया गया है। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया, तो हमने कहा 13 देश हैं, उनमें पहला नाम दिया गया, जो अभी लिस्ट तैयार हुई है चक्रवातों की उनमें, तो ये आपका बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। और बंगाली भाषा में इसका अर्थ नेचर यानी निसर्ग का मतलब नेचर या प्राकृतिक होता है, तो ये पता होना चाहिए। और यह पहला नाम है जो अभी 169 नामों की लिस्ट जारी की गई। और नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी भारतीय हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में आने वाला 2020 में ये दूसरा चक्रवात है, और यह 1 जून को दस्तक देगा मुंबई के तट पर। इसके पहले एम्फान चक्रवात पहला उत्तरी हिंद महासागर में जो पहला चक्रवात आया था वो एम्फान था, और डेट याद रखिएगा मई महीने में आया था, तो 20 मई को आया था। और इसी को सुपर साइक्लोनिक चक्र स्टार्म के नाम से हम इसको जाने थे। आगे देख लेते हैं अगला जो काम का है, तो अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जो काले लोग ब्लैक आपका मैन हैं उनको मार दिया गया। असल में इनको आपका नकली नोट के संबंध में, इनको चलाने के संदर्भ में यानी जालसाजी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, और पुलिस ने इसको लगभग शायद 6 मिनट तक इनके गला पे यानी थ्रोट पर अपना पैर रखा रहा, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी उसका अब आपका पूरा का पूरा वाशिंगटन जो उसकी राजधानी है, सही 40 शहरों में हिंसा के व्यापक स्तर पर पहुंच गई, तो उसमें कर्फ्यू लगाया गया। और जो ये ब्लैक व्यक्ति जिसकी डेथ हुई उनका नाम है जॉर्ज फ्लॉयड।
जॉर्ज फ्लॉयड, तो पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आपका मेंस में जब कहीं पर रंग भेद की कोई एस्से में लिख रहे हो तो जॉर्ज फ्लॉयड आप कहते हो एग्जाम्पल कहाँ से आते हैं, यही पॉइंट आपको एस्से के लिए जुटाना होता, तो वहाँ का लेटेस्ट आपका घटना है, वहाँ पर ये चर्चा जॉर्ज फ्लॉयड की ज़रूर कीजिए और आपको ज़रूर आपका अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जॉर्ज फ्लॉयड वहाँ रंग भेद या नस्लवादी जो त्वचा के आधार पर भेदभाव होता, वहाँ पर आप अमेरिका जैसे देश में आज भी हो रहा, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला देख लेते जो न्यूज में था, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को लेकर के था, तो इसमें 3 आपके एग्जाम में पूछेगा कौन कौन, तो इसमें भावांतर भुगतान योजना, और दूसरा आपका है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, और तीसरा आपका है प्रायोगिक निजी खरीद एवं भंडारण योजना। तीनों के माध्यम से कैंपेन शुरू किया गया, उसी को क्या कहा जाता, उसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। तो ये आपका 3 इसके प्रमुख रूप से यानी कंपोनेंट हैं। अगला देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा, ये पटना बिहार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत व एशिया का पहला कोई सेंटर खुलता है तो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के बिहार राज्य जानते ही हो, बिहार के बारे में कान चीज़िए, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिहार के पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है, तो ये आपका इंडिया का और एशिया का पहला होगा नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसकी स्वीकृति दे दी गई है। अब हम डॉल्फिन की बात कर लेते, तो डॉल्फिन एक स्तनधारी होता है और या इस समय इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न की श्रेणी में रखा गया और भारत के द्वारा इसे अपना राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। अगला देख लेते हैं जो अन्य काम, आज है 2 जून, तो 2 जून को 2 दिवस भी मनाए जाते, एक दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता, ये पूछा जाए तो 2 जून को मनाया जाता। आखिरकार ये क्यों मनाना शुरू हुआ, तो ये 1975 की बात है। फ्रांस का एक शहर है लियोन नामक शहर में जो सेक्स वर्कर्स 2 जून 1975 को आते हैं और अपनी आप बीती इनके साथ कैसे फिजिकली मेंटली हर तरीके से हरासमेंट होता उसको बताते हैं और उसी की संबंध में वहीं से शुरुआत इसकी होती है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाए जाने की। तो हर साल ये पूरे विश्व, यूरोप में ही नहीं विश्व स्तर पे 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। अगला आप जानते हो तेलंगाना फॉर्मेशन डे, आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य 29वां राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। हालांकि अब 28 राज्य बचे क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूटीज केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया है। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे ये 2 जून को हुआ, तो इसीलिए हर साल तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम 2 जून को मनाते हैं। अगला देख लेते हैं इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्टिफिशियल का। हमने कहा था कि आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो वाकई में इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी काम किए हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगला इसी में आपका भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया और ये किसके द्वारा, तो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय एआई के बारे में बताई चुकी है। एआई क्या होता है, जब मशीन में ऐसा सिस्टम विकसित किया जाता है कि वो मानव मस्तिष्क की भांति सोचने लगता, तर्क करने लगता है, समझने की क्षमता आ जाती, तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता। तो भारत का पहला नेशनल राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया गया और किसके द्वारा, अगर कहा जाए डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो डेवलप यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व आईटी इंडस्ट्री दोनों के द्वारा किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत एक आपका आता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न और इसमें नैस्कॉम। तो नैस्कॉम आईटी इंडस्ट्री, नैस्कॉम हुआ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, यानी दोनों नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न व नैस्कॉम दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। ये मदद क्या करेगा, तो दिस पोर्टल शैल वर्क एज ए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा
किसके लिए? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में AI से संबंधित विकास के लिए यह एक स्टाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। स्टाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। और इसके संबंध में क्या किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, इनको क्या शेयर किया जाएगा, जैसे कौन कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आर्टिकल से आपके हो गए, आर्टिकल से आपका कोई लेख हो गया, इसके बाद स्टार्टअप हो गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंड हो गया जो AI में किया जा रहा, इसके अलावा आपका रिसोर्सेज हो गए, कंपनीज हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि भारत में AI से संबंधित हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हैं। इसके अलावा पोर्टल और क्या करेगा, और डॉक्यूमेंट भी इसके माध्यम से शेयर किया जा सकेगा। कौन? जैसे आपका रिसर्च रिपोर्ट हैं, रिसर्च का मतलब अनुसंधान रिपोर्टें हैं, केस स्टडी कोई हुई है तो केस स्टडी, रिसर्च रिपोर्ट इत्यादि से संबंधित डॉक्यूमेंट को भी इसके माध्यम से शेयर किया जा सकेगा। इसी के साथ ही इसी में दूसरा कार्यक्रम, इसी को नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ के नाम से जाना जाता, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ भी शुरू किया गया। इसी को एक अन्य नाम रिस्पांसिबल AI फॉर यूथ के नाम भी दिया गया। तो रिस्पांसिबल AI फॉर यूथ इसी के लिए शुरू किया गया। और इसे किसके द्वारा क्रिएशन किया गया? तो आपका नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न हुआ। और IT इंडस्ट्री इसमें भी है, लेकिन IT इंडस्ट्री है इंटेल इंडिया ने मिलकर इसे विकसित किया। और जिसमें क्या जाएगा, तो इसमें अन्य की सहायता भी ली गई है। मानव संसाधन का एक विभाग है जिसे स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के नाम से जाना जाता, उसकी मदद से इसे विकसित किया गया। आगे देख लेते हैं करेगा क्या। तो इट एम्पावर्स द स्टूडेंट को एम्पावर करेगा विद अप्रोप्रिएट न्यू एज टेक माइंडसेट, यानी कि नई जो टेक्नोलॉजी को माइंडसेट कर सके, यानी अपनाने के लिए वो अग्रसरित हों। इसके अलावा और क्या करेगा? रिलेवेंट, लेकिन ये आपका ऐसे माइंडसेट जो कि नई जो टेक्नोलॉजी आ रही उसको अपना सके, और वो टेक्नोलॉजी किससे रिलेवेंट होना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल सेट से होना चाहिए। एक्सेस टू रिक्वायर्ड AI टूल से होना चाहिए, यानी AI टूल तक उसकी पहुंच हो। तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया। मेन मकसद इसका क्या है कि यानी ऐसे छात्रों को तैयार करना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहज हों, उनका अच्छा नॉलेज हो, ज्ञान हो, ताकि फ्यूचर में डिजिटली रूप से AI क्षेत्र में भी भारत एक अग्रणी देश बन सके और विश्व के राष्ट्रों के साथ यानी प्रतिस्पर्धा कर सके। इसका मेन मकसद है। तो इस प्रकार आपका ये डिस्कशन आज का समाप्त होता है। लंबा वीडियो जरूर बन गया होगा, लेकिन पूरा ध्यान से सुनिएगा। और इसी के साथ आपको आपका जैसा कि शुरू में हमने कहा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता तो कम से कम 2 मिनट निकाल करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद।